हेलो एवरीवन। आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये पूरा 10th क्लास का आपका जो पहला चैप्टर है ये पूरा डिटेल से इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखना और इसी में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी ये 40-45 मिनट का बनेगा। तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, ये सब हमने इसमें पढ़ना है। कैसे इसको बैलेंस करा जाता है, ये सब इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमने, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से पहले एक टॉपिक आता है, इसमें एक आता है फिजिकल चेंज और एक आता है केमिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज की बात करी जाए तो फिजिकल चेंज क्या होता है उसको समझने का थोड़ा सा। फिजिकल चेंज होता है जब किसी बॉडी के, जब किसी सब्सटेंस के टेक्सचर जो सरफेस होता है, साइज शेप, उसमें चेंज आ जाए, यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जिन चीजों से मिलकर बन रखा उनका कंपोजिशन ना बदले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। केवल उसमें फ्रीजिंग मेल्टिंग आती है ना, जैसे कोई मेल्ट हो गया, कोई फ्रीज हो गया, इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। यानी परमानेंट उसमें चेंज नहीं आ रहा है, यानी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंज का मतलब है इसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। एक ही याद रखना है। दूसरा, इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, उसकी बिल्कुल जो पैरेंट जिस सब्सटेंस से बना बिल्कुल उसी के जैसे रहती है। तो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो पार्टिकल्स का रहता है, जिससे वो कोई सब्सटेंस बन रखा वो चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो जैसे इवेपोरेशन आ जाता है, इवेपोरेशन इसी का पार्ट है। वाटर ऊपर गया फिर वो वापस वाटर के फॉर्म में आ जाता है, जैसे वेपर ऊपर उठता है फिर ऊपर से वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, रेनफॉल के फॉर्म में, तो भी फिजिकल चेंज है। या फिर फ्रीजिंग अगर हम करें, इसमें जो मैटर यानी जो सब्सटेंस की जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे फ्रीजिंग में क्या हो जाता है, जैसे वाटर क्या बन जाता है, सॉलिड की फॉर्म हो जाता है जब वो बर्फ बनता है, या फिर वापस क्या आ जाता है, बर्फ को अगर पिघलाते हैं मेल्ट करते हैं तो वापस क्या आ जाता है, वाटर। तो स्टेट भी चेंज होगी ना इसमें, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम ही है। अगर वाटर की बात करी जाए तो H2 ही रहता है उसके अंदर, ठीक है। या फिर मेल्टिंग बोल देते हैं, मेल्टिंग भी आता है इसका एग्जांपल, बॉइलिंग आ जाता है इसका एग्जांपल। दूसरा चेंज आता है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो आते हैं हमारे पास कौन से, केमिकल चेंज। अगर दूसरे चेंज की बात करी जाए तो कौन से होते हैं हमारे पास, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हमारे पास क्या रहते हैं, केमिकल चेंज होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस क्या हो जाता है, इसमें फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें नया पदार्थ बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है केमिकल चेंज में। अगर एग्जांपल की बात करी जाए, उसको हम वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते इसमें। जैसे अगर हमने बर्निंग ऑफ पेपर, अगर उसको एक बार जला दिया तो वापस नहीं कर सकते, नया उसमें सब्सटेंस बन गया, तो बर्निंग ऑफ पेपर आ जाता है। या फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारा, जैसे अगर सब्जी है, सब्जी को अगर हमने क्या कर दिया, पका दिया, तो पकाने के बाद तो ना वापस कच्चा कर सकते हो उस चीज को, तो ये भी क्या है, वो भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, वो भी उस केमिकल चेंज का है। या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन पे अगर जंग लग गया यानी रस्ट हो गया, कोरोजन अगर आ गया उसके ऊपर, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोल देते हैं। तो केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आ जाता है इसी का एग्जांपल। और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हमने थोड़ा भी कोरोजन के बारे में पढ़ना भी है आगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो, चेंज हो जाता है इसमें सब्सटेंस का। अब हमें जो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कुल मिला के, अब जैसे केमिकल चेंज अगर कहीं हो रहे हैं तो केमिकल चेंज को कैसे पहचाना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, उसी के लिए दी गई है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है which include केमिकल चेंज, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, केमिकल चेंज आते हैं। यानी अगर सब्सटेंस मिले और प्रोडक्ट बना, जैसे अगर मैं बात करूं क्या, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इक्वेशन रिएक्शन कर दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो ये बना देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अभी नया सब्सटेंस बन गया। तो जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन करे, जो लेफ्ट साइड रहते हैं रिएक्शन में लिखे हुए, इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बना, जो नया बना रिएक्शन करने के बाद, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए इसमें केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पर चेंज हो गया नहीं, प्रोडक्ट जो है इसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और है और इनका अलग अलग कुछ और है। तो यहाँ पर जो ये केमिकल चेंज हुआ, ये इंक्लूड करता है कौन? केमिकल रिएक्शन। इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? केमिकल चेंज आते हैं। लेकिन बार बार हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये वर्ड के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको एक शॉर्ट यानी सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। जो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या दिया गया? अलग अलग सिंबल है। जैसे मैग्नीशियम के लिए क्या दिया गया है? Mg। ऑक्सीजन के लिए क्या दिया? O। लेकिन ऑक्सीजन डायटोमिक गैस होती है, इसलिए क्या लिख देते हैं इसको? O2। डायटोमिक क्यों होती है? कुछ गैसें होती है जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2। इसके बारे में आगे जब कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे कि क्यों ये डायटोमिक है। तो इसमें कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जैसे अगर हम राइट साइड देखें तो ऑक्सीजन कितने इधर? 2 है, उधर 1 ही है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2। तो इधर भी मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा। तो जो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, जो सिंबॉलिक फॉर्म है इस रिएक्शन की, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन होती है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में आप जान चुके होंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? विच इंक्लूड केमिकल चेंज। और अगर पूछा जाए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, माइनर सा डिफरेंस है इसमें, बाकी एक ही चीज है ये। तो केमिकल इक्वेशन होगी सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबल के फॉर्म में जो लिखा हमने। अच्छा, जो केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट या फिर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और जो नया जो सब्सटेंस बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना हमें क्या? कि केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। आगे हमें पढ़ना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज। हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है या फिर वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके जैसे कहीं पर क्या हो रहा हो, किसी जगह पे गैस रिलीज हो रही हो, जैसे कभी कूड़ेदान के आसपास होते हैं डस्टबिन, तो वहां पर क्या स्मेल आती रहती है ना, यानी गैस रिलीज हो रही है। तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है वहां पर? चेंज हो रहा है। तो उसको भी हम क्या बोलते थे? केमिकल चेंज। इमिशन ऑफ गैस, इमिशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम पहचानेंगे केमिकल चेंज हो रहा है। या फिर कहीं क्या हो रहा हो, आसपास क्या हो रहा हो? राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर हो रहा हो कहीं सब्सटेंस का, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कि केमिकल चेंज हो रहा है। या फिर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, जैसे रस्ट ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन का कलर ही चेंज हो जाता है। या फिर बहुत सारे जैसे सिल्वर है, सिल्वर काला पड़ जाता है। या फिर जैसे कॉपर है वो क्या ब्लैक पड़ जाता है ना, वो सारी ग्रीन हो जाता है कॉपर। तो वो सारा चीजें क्या होता है? केमिकल चेंज की पार्ट है। तो चेंज इन कलर से भी हम पहचान सकते हैं, चेंज इन कलर। या फिर कहीं पर क्या हो रहा हो? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन रहा हो। कहीं पर मेरे पास क्या ऑक्सीडेट टाइप का बन जाता है, रिएक्शन में भी पढ़ेंगे पीछे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। या फिर क्या हो रहा हो? क्लाइमेट चेंज हो रहा हो। क्लाइमेट अगर किसी जगह पे चेंज हो रहा हो तो ये भी बोल सकते हैं ना, क्लाइमेट यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीजें। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो आगे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी केमिकल चेंज हमने पढ़ा कि भाई कैसे पहचाना है, क्या क्या होता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, फिर कितने टाइप की होती है? तो जो 10th क्लास में मेनली 5 प्रकार की आपकी क्लास में, तो वही पढ़ेंगे हम 5। तो पहले जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने जो 10th क्लास के जो सिलेबस में वो 5 प्रकार की है। पहली रिएक्शन पढ़नी आपने कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही क्या भी बोलते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो कंपोजिशन रिएक्शन का अगर नाम आता है तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम नाम है ये। या फिर इसी को क्या भी बोल देते हैं? इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन। ये क्या होती है इसके डिटेल में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। एक इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है हमारी कौन सी? डिकम्पोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन बोल देते हैं उसको, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली पढ़नी हमें कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एक रिएक्शन आती है हमारे पास क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर अगर ये डिस्प्लेसमेंट नाम से भी आती है या फिर सब्स्टिट्यूशन नाम से भी आती है, फिर रिप्लेसमेंट, वो सब इसी के ही नाम है। बाकी आपका फोर्थ एक आती है आपके पास कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम एक और भी है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस नाम से भी अगर आती है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसी में प्रिसिपिटेट को फॉर्म होता है। पांचवें नंबर पे आती है हमारी कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आता है, दोनों चीजें आती है, तो इसको इस नाम से भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी रिडॉक्स का पार्ट है। तो हमें 5 प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है जो इस प्रकार से लिखी है, आप नोट कर सकते हैं। अब हमें जो सबसे पहले रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं एग्जांपल से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है व्हेन 2 or more than 2 substances are combined and formed one substance, only one substance। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, मिलते हैं और एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें ये दो ले लिए और एक ही सब्सटेंस बन गया, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बनेगा एक ही प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला और कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या, या फिर जैसे ए और बी, कोई 2 सब्सटेंस ले लिए और ये एक ही प्रोडक्ट बना दिया, ए बी, बड़ा जो प्रोडक्ट बना है। या फिर ए प्लस बी प्लस सी ले लो तो ये क्या बनेगा, एबीसी, प्रोडक्ट एक ही बनेगा इसमें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था Mg प्लस O2, तो क्या बन रहा था, 2MgO, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। सेम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन ऑफ कार्बन बोलते हैं इसको, जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो प्रोडक्ट एक ही बन रहा है ना इसमें भी। तो ये भी कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगली जो हमने पढ़ी है सेकंड केमिकल रिएक्शन, ये आपके पास कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली कौन सी पढ़नी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल कंपोजिशन जो रिएक्शन पढ़ी हमने थोड़ी देर पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके जस्ट क्या होती है, अपोजिट। यानी उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटे सब्सटेंस मिलकर बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं। इसमें बड़ा सब्सटेंस डिफॉर्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। वो 2 में भी हो सकता है या फिर 2 से ज्यादा में भी हो सकता है, तो 2 से ज्यादा में भी हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है ए बी के फॉर्म में और ये 2 मॉलिक्यूल से बना ए और बी, और ये ए और बी में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, या फिर ए बी सी और ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए कुछ इस तरीके से, अलग अलग सब्सटेंस में ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए बी और प्लस सी अलग से, या फिर बी सी अलग, ऐसे कुछ। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When one substance decomposes in 2 or more than 2 substances are called क्या, decomposition reaction। एग्जांपल जैसे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिया जाए इसमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो जिसको हम क्या भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं क्या, इसी को लाइम स्टोन भी बोलते हैं नॉर्मली, नॉर्मल लाइम स्टोन नाम से कहते हैं, चूना पत्थर। या फिर इसी को हम क्या भी बोलते हैं, चौक। चौक होता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो यूज होता है, खड़िया जिसको बोलते हैं। या फिर इसी को मार्बल भी बोल देते हैं, मार्बल का भी फॉर्मूला यही है। तो मार्बल पूछे, लाइम स्टोन पूछे, चौक पूछे, कैल्शियम कार्बोनेट ये रहता है। अगर हम इसको हीट करें, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें साथ साथ क्या निकलती बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी का नाम क्या भी है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है अनभुजा चूना, अनभुजा चूना क्विक लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली जो हमें रिएक्शन पढ़नी है 3rd नंबर पे, वो पढ़नी है कौन सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी 3rd रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट क्या करता है, नाम से पता चला डिस्प्लेस, हटा देना। एक एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से क्या कर देता है, हटा देता है। अब हटाएगा कौन, जो ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर देता है, इसमें हटा देता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास ए बी ये ले लिया हमने और यहाँ पर सी ले लिया, और इसको मान लें कि कैसा एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव।
तो ये हाईली रिएक्टिव है, और ये इसके साथ जो B जुड़ा है इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो जो हमारे पास हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ये क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर देता है, हटा देता है, और खुद उसकी जगह पे जुड़ जाता है, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया तो एक बार, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल के लिए जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल भी बोल देते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रियोल, या फिर कॉपर सल्फेट नाम से याद रख सकते हो तुम लोग, कॉपर सल्फेट, तो इसको ब्लू विट्रियोल भी बोल देते हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन करी जाए किसकी, जिंक की, तो जो जिंक होता है ना, जिंक होता है हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्या, कॉपर, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है ये जिंक, तो जिंक कॉपर को क्या कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, ZnSO4 बनता है, यानी जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट और प्लस क्या बाहर आ जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, तो ये डिस्प्लेस हो गया ना अपनी जगह से। लेकिन अगर ये ऐसे होती है रिएक्शन, अगर ZnSO4 है और प्लस कॉपर है, तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है, ये नहीं हटा पाएगा जिंक को, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन ये रिएक्शन होती है क्योंकि जिंक ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है इससे। अगली जो हमें रिएक्शन पढ़नी है, और फोर्थ रिएक्शन है आपकी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको क्या भी बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, दो एलिमेंट के जो आयन है वो आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास है AB और प्लस CD है, तो इसमें जैसे B, इसके साथ जो AB में जो B है कंपाउंड, या फिर इधर जो CD के साथ D है, ये आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो C और A आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज। जैसे A के साथ D आ गया और C के साथ क्या आ गया, B, तो दो एलिमेंट आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए ना ये आयंस इसके, तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल जैसे हम ले लेंगे NaOH और एक ले लिया आपके पास क्या, HCl, ठीक है, एक ही बेस ले लिया, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या भी बोल देते हैं, कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, नाम इसका पूछा जाता है एग्जाम में, कास्टिक सोडा क्या होता है, तो NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। एक होता है हमारा क्या, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक है वो भी रिलीज करता है इसको, ठीक है, जो खाने को पचाने के लिए होता है, डाइजेस्ट करने के लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है और इसमें जो क्लोराइड आयन है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज, तो जो O है, OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये H के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, और प्लस जो Na और Cl बचा है ये बना गया क्या, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, और इसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो नमक भी होता है, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया सॉल्ट का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं एग्जांपल सहित। अगली जो रिएक्शन पढ़नी हमने, आपकी लास्ट रिएक्शन है कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन पढ़नी हमने कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन को क्या भी बोल दिया जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ होता है कहीं पर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल से। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ अगर हो जाएगा किसी रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है उससे पहले इसको जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको समझो जरा पहले। ऑक्सीडेशन होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे C+O2 और ये क्या बना गया, CO2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो किसी रिएक्शन में, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा हो, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और क्या बन गया, आयोडीन के फॉर्म में ये। तो जो हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है,
तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एटम है, ये हमारे पास क्या सोडियम एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने लूज, तो ये भी किसका पार्ट है, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। बाकी एग्जांपल ये है आपके सामने। और अगला पढ़ना हमने क्या है इसमें, रिडक्शन। सेकंड हम क्या समझेंगे अब इसमें आपके लिए, ये पढ़ेंगे हम इसमें क्या, रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट रहता है। उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थोड़ी देर पहले कैल्शियम कार्बोनेट वाली, जैसे CaCO3 है और इसको हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है, मतलब क्या, रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, ऐड। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। जैसे H2 है और Cl2 दोनों के रिएक्शन कर रहे हो, क्या बन गया 2HCl। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें क्लोरीन के साथ, तो इसको भी क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, ये ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीजन रिमूव, उसमें ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, उसमें रिमूव हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, उसमें क्या होता है, रिमूव। जैसे सोडियम आयन था वो, अगर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी ऐड करेगा अपने साथ, तो क्या बना जाएगा वो, सोडियम एटम, सोडियम परमाणु बनेगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन इसके अपोजिट होता है सेम। अब हमें समझ रहे हैं कि अगर बात करी जाए किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें क्या हो, एक साथ होता है क्या क्या, ऑक्सीडेशन प्लस क्या, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर किसी रिएक्शन में एक साथ हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल समझते, जैसे हमारे पास है एक रिएक्शन लिख देते हैं, ये जरा, ये रिएक्शन CO और प्लस क्या, H2O। अगर हम बात करें इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हमारे पास कंपाउंड है। अगर देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आगे किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यानी एक कम हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर बात करी जाए पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H2O में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब अगर इस पूरी केमिकल रिएक्शन को देखा जाए तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको याद रखना है ये एग्जांपल, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी दे सकते हैं एग्जांपल, और भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये भी है, अगर आप ये भी देना चाहो, जैसे Zn है और Cu है और इसको हम क्या करते हैं, आयनों के फॉर्म में लिख दें, तो Zn और Cu + 2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, Cu में कन्वर्ट हो गया और Zn + 2। ये क्या कर रहा है, इसमें जिंक आयन में बदल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, लूज कर गया। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर बात करी जाए यहाँ पर क्या, जो ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन कन्वर्ट हो गया कॉपर में, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा। इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, ये भी किसका पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जांपल याद रख सकते हो आप ये। अब हमें पढ़ना, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ क्या एग्जांपल है। जैसे कोरोजन सुना होगा आप लोगों ने, कोरोजन क्या होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, धीरे धीरे एयर के संपर्क में आने पे या फिर ह्यूमिडिटी के संपर्क में आने पे, कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। या फिर आपने देखा होगा खाना खराब होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जैसे फैट, ऑयली जो खाना होता है, फूड होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एयर के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने का मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होने मतलब ऑक्सीडेशन। तो रियल लाइफ में भी कुछ ऑक्सीडेशन का मेरे पास क्या एग्जांपल है। तो अगर बात करी जाए ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, तो ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ का जो एग्जांपल है, इसमें एक एग्जांपल आता है हमारे पास क्या, कोरोजन। अगर बात करी जाए कोरोजन की, कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल होता है ना, मेटल मिल जाता है किसके साथ, मेटल के साथ मिल जाता है एयर यानी ऑक्सीजन, और इसके साथ और क्या मिल जाती है, नमी यानी ह्यूमिडिटी। तो जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी वो मिल जाती है, या फिर वाटर बोल सकते हैं, वाटर बोला जा सकता है।
तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे पास जो मेटल है डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मेटल क्या होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करी जाए जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर अगर किसकी लेयर आ जाती है, सल्फर की, तो वो क्या होना शुरू होता है, ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है। तो सल्फर की लेयर की वजह से सिल्वर क्या हो गया, ब्लैक पड़ गया, उसको वो भी क्या हो गया, खराब हो गया। सेम ऐसे हमारे पास क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, लोहे के ऊपर क्या आ जाता है, एयर और ह्यूमिडिटी के संपर्क में से लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देखो आपने गेट बोर्ड पे जैसे नया लोहा लगाते हैं, गेट लगाते हैं आयरन का, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो कुछ टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है रस्ट का, रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है रिएक्शन, जैसे आयरन है Fe, इसके साथ एयर के संपर्क में रखा और H2 की रिएक्शन करी, तो इसमें कंपाउंड बनता है Fe2O3.X वाटर के जो मॉलिक्यूल्स लेने कितने लेने X, क्योंकि वाटर जो लगेगा उसके साथ, जो मेटल के साथ, वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का, 2 दिन का, वो तो अनलिमिटेड होगा ना, कभी आज की बारी, 2 दिन की बारी, महीनों की, सालों की, वो सारा ऐड हो जाएगा उसमें। और ऑक्सीजन का अमाउंट की आयरन कितने बैलेंस करने के लिए रिएक्शन कितनी करनी है, 4, कि यहाँ ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, 3। तो ये जो हमारे पास है Fe2O3X H2O, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका, रस्ट का फॉर्मूला, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, फेरस ट्राइऑक्साइड है ये, या फिर हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, या फिर रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको याद रखना है Fe2O3.X H2O। इसमें क्या हुआ, 3 सब्सटेंस मिले और एक ही बना, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी दे सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। अगला सेकंड आ जाता है हमारे पास क्या, रेंसिडिटी। अगला एग्जांपल क्या आता है नॉर्मल लाइफ में इसका, रेंसिडिटी, तो उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कोरोजन से बचने के भी उपाय है कुछ, तो प्रिवेंटेशन क्या क्या है इसके, कि प्रिवेंटेशन क्या क्या लेने, तो कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बताओ। तो कोरोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मेटल है या फिर कोई भी जो सब्सटेंस है जिसका कोरोजन हो रहा है, ऑयलिंग करा जा सकता है, यानी उसके ऊपर तेल की परत ऑयल चढ़ा दिया, या फिर उसको क्या करा जा सकता है, ग्रीसिंग करा जा सकता है, ग्रीसिंग भी करा जा सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, कलरिंग करी जा सकती है, कलर कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक आता हमारे पास गैल्वेनाइजेशन आता है, एक प्रोसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करा जाता है, जैसे लोहा है हमारे पास, क्या आयरन है, आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है, किसकी, इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है जिंक की लेयर। आयरन को रस्ट से बचने के लिए यानी कोरोजन से बचने के लिए उसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, जिंक लेयर चढ़ाई जाती है। तो जिंक लेयर जैसे चढ़ाते हैं तो जो आयरन है कोरोजन होने से बच जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कि गैल्वेनाइजेशन। अगर पूछा जाए आपसे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो बोलेंगे जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है प्रिवेंटिंग फ्रॉम क्या कोरोजन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है। जो अगला एग्जांपल है ये ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ का, वो है हमारा कौन सा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब हमारे खाने से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फिर खराब होना शुरू हो जाता है जो फूड है। जैसे अगर ऑयली फूड है, या फिर फैटी फूड है हमारे पास, फैटी फूड के साथ जब क्या मिल जाता है, एयर के संपर्क में आते हैं, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो ये खाना हमारा क्या होना शुरू हो जाता है, रेंस होना शुरू हो जाता है, यानी खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इसमें भी तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना इसके साथ, तो इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें जो ऑयली फैटी फूड के साथ खाना मिल जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते जाता है, रेंसिडिटी। तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, तो चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिला दी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस होती है नॉन रिएक्टिव, वो आसानी से फैट के साथ क्या नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन बाहर आ जाए उसमें से, ठीक है। तो भी रेंसिडिटी का पार्ट है। तो बचाने के लिए क्या करा जा सकता है, प्रिवेंटेशन की अगर बात करें जाए कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फूड है, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, है ना, फूड को स्टोर कर सकते हैं। फूड को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, स्टोर्ड इन क्या, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। या फिर कहाँ स्टोर कर सकते हैं इसको हम, एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। एयर टाइट बिल्कुल उसको ढक्कन क्या करना है, टाइट लगा के रखना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें खाना जो था हमारा जो फूड, इसमें क्या मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेट कराना सब्सटेंस उसमें ऐसे सब्सटेंस मिलाना ताकि ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए।
तो एंटीऑक्सीडेंट भी मिला देते हैं इसमें। जो जैसे अचार में क्या मिला देते हैं हम, कभी कभी अचार में मिला देते हैं एसिड ना, एसिड मिलाते हैं ताकि अचार जल्दी खराब ना हो, ठीक है, तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट हो गया। या फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, खाने को फ्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, ये रेंसिडिटी से बचे को पाए। या फिर नाइट्रोजन गैस भर देता है जैसे चिप्स में, तो भी भर सकते हैं। तो गैस को हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं किसी फूड के साथ, ठीक है, ऑयली फूड के साथ, ताकि वो खराब ना हो, वो भी है चीजें, ठीक है। अब हमें कुछ ये स्पेशल टाइप की कुछ रिएक्शन भी आती है, जैसे आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये शायद आपने अगर 9th में भी पढ़ा होगा, शायद अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें क्या होता है, हीट लॉस होती है। अगर हीट लॉस हो रही है, यानी हीट लूज हो रही है, या फिर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन के दौरान, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन को हमने जलाया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके साथ साथ क्या निकलती है, हीट। तो अगर हीट निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी हीट का लॉस हो रहा है। या फिर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया और हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या बोलता जाता है इसको, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, अनभोजा चूना बोलते हैं हिंदी में। तो क्विक लाइम को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, यानी स्लैग्ड लाइम बोल दिया जाता है इसको। तो स्लैग्ड लाइम बनता है, प्लस इसमें क्या निकलती है, हीट। अगर आपने देखा होगा जब चूना मिलाते हैं ना, लाइम को जब मिलाते हैं इसमें क्विक लाइम को वाटर के साथ, तो देखा होगा उसमें वो पॉलीथीन लगानी पड़ती है आपके, या फिर ग्लव्स, वरना वो हाथ में क्या कर देता है, फूंक देता है। क्यों, क्योंकि उसमें साथ साथ क्या भी रिलीज होती है, हीट। इसीलिए उस समय ग्लव्स पहन के ही चूने के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज होने मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी हमारे पास रिएक्शन आती है इसके अंदर, क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी जब केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा, दौरान क्या होगा, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी किसी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक। या फिर जब हीट लगती है रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें हमने क्या प्रोवाइड कर दी, हीट। हीट को हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, अगर ऐसे दिखाएंगे तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस बन जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम किसको मिलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उसके साथ क्या मिला दिया, हीट, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तो इसमें हीट क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फिर हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके क्या बना रहा है, NO, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, यानी बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करा जाता है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा होता है। तो जैसे ये जो मैग्नीशियम है हमारे पास, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर हो क्या जाता है, जैसे इसको हम एयर में खुला रखते हैं तो ये क्या करता है, एयर में रहते हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, अपने ऊपर लेयर बन जाती है, इनर्ट लेयर बनती है, किसकी, कार्बोनेट्स की इनर्ट लेयर बन जाती है। इनर्ट लेयर मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन न करे, इनर्ट लेयर बनती है किसकी, कार्बोनेट की। कार्बोनेट की लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर। जैसे ही मैग्नीशियम को हम एयर में खुला रखते हैं, एयर में कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ ही रिएक्शन करके क्या बना देता है, लेयर बना देता है अपने ऊपर, किसकी, इनर्ट लेयर बनती है, किसकी, कार्बोनेट की। अब अगर हम रिबन को डायरेक्ट जलाएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोनेट को जलाना पड़ेगा, जो इनर्ट है, जो जल्दी जल्दी क्या होता है, जलता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैग्नीशियम को जल्दी जलाना है, मैग्नीशियम रिबन को, तो पहले ही लेयर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो डायरेक्ट जलेगा। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्या करा जाता है, इनर्ट लेयर है ना जो कार्बोनेट की, इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि क्यों ऐसा करा जाता है, तो क्यों करा जाता है ये आपको डिटेल से पता चल गया होगा।